मैं परेशान बैठी हुई थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। मेरी हर तरफ मायूसी फैली हुई थी। मैं रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई थी। मैंने अपनी ननद को आंगन में चलते फिरते देखा। उसे देखकर मुझे रात वाला हादसा याद आ गया, जिसे याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जैसे ही अपने ननद के बेटे को प्यार करने लगी थी, मेरी जेठानी बहुत ही जहरीले शब्दों में बोली, अगर तुम बांझ ना होती तो आज तुम्हारे भी अपने बच्चे होते। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं बांझ हूँ। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहने लगी, जिसके 6 साल तक कोई औलाद ना हो तो उसका यही मतलब होता है। वह तो तुम्हारा पति अच्छा है और तुमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने तुम्हें कभी भी नहीं कहा। लेकिन मैं जानती हूँ सब कुछ तुम अब सबसे छुपा रही हो, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। तुम्हारे पति की माँ मैं ही हूँ, मैंने ही उसकी परवरिश की है। अगर यही सब चलता रहा तो मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूंगी जो उसे बच्चा दे सकती हो। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली आई। अब कुछ भी हो जाए, मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैं अपनी एक दोस्त को कॉल की कि वह डॉक्टर थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम कल फ्री हो? मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहने लगी, खैरियत है तो है तुम्हारी, तबीयत तो ठीक है। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कहा, हाँ खैरियत है, मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह औरत मुझे ठीक नहीं लगती। मैं तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। तुम अपने पति को कहकर अलग घर क्यों नहीं ले लेती हो? इन लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी। उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं खामोश हो गई। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं अपने पति से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया था। वह कहता था कि अपना लड़ाई झगड़ा खुद ही ख़त्म करो, मुझे इन चीज़ों में मत घसीटो। बाहर के काम क्या कम होते हैं जो मैं तुम लोगों भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दूं और अपना दिमाग खराब करके बैठ जाऊं। अब अपने पति को कुछ भी कहना मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मेरा पति पहले ही अपने ऑफिस चला गया था। अब मैं सो कर उठी तो मेरी जेठानी किचन में थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई। खुल गई महारानी की आंख। अब यह तुम्हारा अपना घर नहीं है, बल्कि ससुराल है, और ना ही यहाँ पर तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका रवैया बहुत ही खराब रहता था। फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वह मुझे पसंद नहीं करती। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मेरी किसी न किसी टीचर से बेइज्जती करवाती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी। अब मैं उसे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे पास भागती हुई आई और मुझसे कहने लगी, सोनिया ने तुम्हें हर जगह बदनाम कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वह मेरे लोफर मंगेतर का नाम मेरे साथ जोड़कर हर किसी को बता रही थी कि यह किस कदर बुरे लोग हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और उन्हें सारी बात बताई। फिर सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी थी। उसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वह आस्तीन का सांप है, वह भी मेरी दुश्मन है। उसने मेरे घर में भी आना जाना शुरू कर दिया था। एक दिन वह मेरे घर से बाहर निकल रही थी जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लोफर था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत और हैंडसम था। हमारे खानदान में 18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। मुझे पता था कि अगले साल तक मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी रुक जाए और मैं आगे बढ़ सकूं,
क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत तेज़ थी और मुझे विश्वास था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती। मुझे बस अपनी मम्मी पापा की अनुमति की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अनुमति लेते हुए डर रही थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास मेरे घर आई और वह मेरे रिश्ते की बात दोहराने लगी। अगले साल हमारी बेटी इस वक्त हमारे साथ होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मुझे उनके बेटे में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक बात जो मैं आजकल नोट कर रही थी वह यह थी कि मेरे मंगेतर ने अब मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब वह कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और ना ही मेरे घर में आकर मुझे छेड़ता था। यह बात मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं समझ रही थी कि शायद वह सुधर गया है, लेकिन मामला तो कुछ और ही था। एक दिन मैं अपनी होने वाली ससुराल गई हुई थी। उन लोगों के घर हमारा आना जाना था, क्योंकि पापा की उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और मैं भी उनके घर चली जाया करती थी और मेरा मंगेतर भी मेरे घर आ जाया करता था। उस दिन भी मैं अपनी होने वाली ससुराल गई हुई थी। मुझे अपनी होने वाली सास को कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मेरा मंगेतर छत पर बैठा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। मुझे देखकर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और दोबारा से फ़ोन में बिजी हो गया। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन मैंने अपनी सास को सामान देकर घर में वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मुझे फिर अपने ससुराल जाना हुआ। मैं भी गली में थी जब मुझे अपने मंगेतर के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह कह रहा था कि मैं किसी भी सूरत में ज्योति से शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी सास उससे कह रही थी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पहले तो तुम हर समय उसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया है जो वह तुम्हें पसंद नहीं रही। मेरा मंगेतर बोला, मैं नहीं जानता, वह बस मुझसे बदतमीजी से बात करती है और मेरा किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती, और मुझे ऐसी पत्नी हरगिज़ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मेरे साथ सम्मान के साथ बात करें। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं तो कभी उससे बात ही नहीं की थी, बदतमीजी तो दूर की बात थी। मेरी सास उसे समझाने लगी और उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन वो की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ यह सुनना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जिसके पीछे यह पागल हो रहा है। फिर मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई जब मेरी सास ने मेरे मंगेतर से पूछा कि वह कौन है। नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी दोस्त सोनिया थी। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। यकीनन वह मुझसे बदला लेना चाहती थी। वह यह समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीनकर वो मुझे हरा देगी, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। अब मैं इस समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी सास आए और मंगनी तोड़कर जाए। मंगनी टूटने के फ़ौरन बाद ही मैंने अपने घर वालों को जज्बाती ब्लैकमेल करना था और आगे बढ़ने के लिए इजाज़त लेनी थी। मेरी मम्मी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी सास ने हमारे घर आना बंद कर दिया था। न जाने ऐसी क्या बात है, पहले तो वह हमेशा यही पाई जाती थी। मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी, मैं बस ऐसे ही कंधे उचका दिए। फिर अचानक मेरी सास घर के अंदर दाखिल हुई। वह शक्ल से काफ़ी परेशान लग रही थी। वह जाकर मेरी मम्मी के पास बैठ गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। साथ ही साथ वो रोती भी जा रही थी। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वह अपने बेटे की वजह से कितनी मजबूर थी। औलाद अपनी माँ बाप से न जाने क्या क्या करवाती हैं। फिर उन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई कि मेरा बेटा ज्योति से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा। वह किसी और लड़की को पसंद करने लगा है
और न जाने वह लड़की कौन है। मैंने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है। तभी मैंने अपनी सास को बताया कि वह मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान हो गई थी कि तुम्हें कैसे पता। मैंने बताया कि मैं सारी बातें सुन ली है। मेरे पापा यह सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गए थे, लेकिन वह क्या कर सकते थे जब लड़का ही राज़ी नहीं था। हमारा एक घर शहर में भी था। मैंने पापा से जिद किया कि हम शहर रहने के लिए चलते हैं। पापा मेरी बात मान गए थे। हम शहर चले आए थे। यहाँ आकर मेरी मम्मी ने एक सिलाई सेंटर खोल लिया था जो अच्छा चलने लगा था और हमारे घर के हालात अच्छे हो गए थे। मैंने अपनी मम्मी से मिन्नतें की कि मुझे आगे पढ़ना है। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी मेरे सपनों से भी ज़्यादा सुंदर थी। अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। वहाँ पर मेरी एक लड़के से मुलाकात हो गई। वह वैसा ही था जैसा मैं अपने लिए जीवन साथी चाहती थी। वह भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। फिर धीरे धीरे मैं अपना मकसद भूलने लगी और जब उसने मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैं खुशी खुशी मान गई थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, फिर कैसे इतनी जल्दी हामी भर सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और साथ में वह दिखने में ही लगता है कि वह अच्छे ख़ानदान का होगा। मेरी दोस्त मेरे पागलपन पर हैरान थी। फिर 2 सेमेस्टर के बाद ही मेरी दोस्त मुझसे अलग हो गई क्योंकि उसका दाखिला मेडिकल में हो गया था और वह यह डिग्री मजबूरी में ले रही थी। मेरी दोस्त के अलावा मुझे समझाने वाला कोई भी नहीं था। और फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद धीरज ने मेरे घर में रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले यह रिश्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे क्योंकि धीरज की माँ नहीं थी, सिर्फ उसकी एक बड़ी भाभी थी और उनकी बातों से लग रहा था कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ धीरज की भाभी का ही राज है। लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा को मना लिया और यूँ मेरी शादी धीरज से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। धीरज मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि धीरज कोई भी काम अपनी भाभी की मर्ज़ी के बगैर नहीं करता। रात को ही धीरज ने मुझसे पूछा था कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है। मैंने उसे नैनीताल चलने का बोला था, लेकिन मेरी जेठानी ने सुबह उठते ही कह दिया कि अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर अपनी भाभी के मुंह से यह शब्द सुनते ही धीरज ने भी अपना प्लान बदल दिया था। उस दिन मैं धीरज के साथ बहुत लड़ी थी। क्या तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती हो? फिर तुम अपनी भाभी पर क्यों डिपेंड रहते हो? जबकि उसने मुझे खामोश करवा दिया। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि सब मेरी जेठानी के कब्ज़े में है, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उनका दिल जीत सकूं, लेकिन मैं इसमें नाकाम रही। शादी के 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। धीरज ने कभी भी मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि धीरज तो कहा करता था कि अभी तो हमारे खुद के हंसने खेलने के दिन है, अभी इतनी जल्दी बच्चा ना हो। लेकिन मेरी जेठानी उठते बैठते मुझे एहसास दिलाने लगी थी कि तुम्हारे अब बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुम बांझ हो। और आज हमारी शादी को 6 साल गुजर चुके हैं और हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे टेस्ट करवाने आई थी, जिससे कि मैं सबको बता सकूं कि कमी मेरे अंदर नहीं है। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि हे भगवान, मेरे अंदर कोई कमी ना निकले। लेकिन मैंने अपने आप से यह वादा भी किया था कि अगर कमी मेरे अंदर निकली, मैं सच में बांझ हुई, तो मैं खुद ही धीरज की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, उसे दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। यह सोचकर मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही है। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया और तसल्ली दी
कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट्स आ गई। मैं कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली, लेकिन मेरी खुशी के लिए हद ना रही क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं थी। मैंने खुशी से अपने दोस्त को गले लगा लिया और मैं घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मेरी जेठानी दोबारा से मुझसे सवाल जवाब करने लगी, लेकिन मैं खामोश रही और अपने कमरे में आ गई। अब मैं धीरज का इंतज़ार करने लगी थी। मैं चाहती थी कि अब मेरा पति भी अपने टेस्ट करवा ले ताकि उसके बारे में भी पता चल जाए। रात को उसकी वापसी लेट से हुई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर बैठ गई और बहुत ही खुशी खुशी बताने लगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपना कोट उतारने लगा। मैंने उसे अपने रिपोर्ट दिखाई और कहा कि यह देखो, मैं बांझ नहीं हूँ। अब तुम भी अपने टेस्ट करवा लो ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें कुछ देर के लिए गुस्से से लाल हो गई थी और वह गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कमी मेरे अंदर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की? उसकी यह बात सुनकर मैं बौखला गई। मैंने इससे पहले आज तक उसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट करवा लो। अगर कुछ कमी हुई तो हम इलाज करवा सकते हैं। धीरज कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं, बल्कि कमी तुम में है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी हो, बांझ में नहीं, बांझ तुम हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पति को क्या हो गया है और वह यह कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी तो वह घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से मेरे पति का रवैया मेरे साथ बहुत ही खराब हो गया था। वह मुझे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि अब मेरे दिल में सब शक पनपता जा रहा था कि ज़रूर मेरे पति के अंदर ही कमी है, जिस वजह से वह अपने टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर उसमें कमी ना होती तो वह फ़ौरन मेरे साथ चल देता, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने इस बात को अपनी शान का सवाल क्यों बना लिया है। अब उसने भी मुझे बांस के ताने देना शुरू कर दिया था और साथ ही मुझे यह धमकी भी देता कि मैं जल्द ही दूसरी शादी कर लूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने पति से दोबारा बात करने की सोची, लेकिन वह मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह तो मेरी रिपोर्ट्स को ही झूठ कह रहा था, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति झूठा है। वह अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने आंगन में बैठी हुई अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। शाम का समय था। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति को घर वापस आ जाना था, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं होती थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस समय कौन आ गया। जब मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, जबकि हाथ में उसने एक बच्चा उठा रखा था। वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने बच्चा मेरे सामने किया और कहने लगी, तुम्हारे पति ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उसे कहने लगी, क्या मतलब है इस बात का? पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो? मैं उसके चेहरे पर पड़ा नकाब खींचने लगी। वो कह रही थी
कि मैं तुम्हें ना कहती थी कि तुम्हारा पति जल्द ही तुमसे तंग आ जाएगा और दूसरी औरत के पास चला जाएगा। अब पता नहीं तुम्हारे पति का यह बच्चा जायज़ भी है या नाजायज़ है। चलो कोई नहीं, वह जल्दी ही उससे शादी भी कर लेगा, या हो सकता है पहले से ही उस लड़की से शादी कर रखी हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही बेबसी का एहसास हो रहा था। वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि मेरा पति फ़ोन पर देर रात तक बातें किया करता था और बात करने के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। लेकिन मैंने कभी भी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि धीरज मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दूसरा, उसने रात को भी लेट आना शुरू कर दिया था। अब मेरे पति को मुझ में बहुत ही बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ, मैं शुरू हो गई। क्या मिला तुम्हें यह सब करके? वह बहुत थका हुआ था। मेरी बात सुनकर चिढ़ गया और कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो? मैं बहुत थक गया हूँ। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसकी बात सुनकर मैं बोली, आज एक लड़की तुम्हें खोजते हुए घर आई हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने चौंक कर मुझे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन लड़की? मैंने कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हकीकत मुझे पता नहीं चलेगी? अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे पति ने गुस्से से कहा, सीधे सीधे बताओ आखिर समस्या क्या है? तब मैंने उसे बताया कि उस लड़की ने हाथ में बच्चा उठा रखा था। उसने बच्चा मेरे सामने किया और बोली, तुम्हारे मेरे सामने किया और बोली, तुम्हारे पति ने मुझ पर जुल्म किया है। यकीनन वह तुम्हारी ही कोई प्रेमिका होगी और वह बच्चा भी तुम्हारा ही होगा। मेरे यह कहने की देरी थी कि मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अगर उसके बाद तुमने कोई भी बकवास की, मैं तो अभी के अभी तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और यह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा पति एक दूसरे से बिल्कुल ही संबंध खत्म कर चुके थे। एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे से कोई बात करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था और यह दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि आपकी पत्नी का अच्छे से चेकअप करने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और जब डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए तो जो खबर मुझे सुनने को मिली, तो वो सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर कोई आसमान गिर पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई आपको दवाइयाँ दे रहा है ताकि आपका बच्चा ना हो सके। मेरा सबसे पहले शक मेरी जेठानी की तरफ गया। मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पति को इस बारे में कुछ भी ना बताना। डॉक्टर ने मेरे पति को यही कहा कि कोई गलत चीज़ खा ली है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया है। अब मैं अपनी जेठानी का बनाया हुआ खाना छोड़ दिया। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को अपने दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था, जिससे मेरा शक और भी पक्का हो गया था। एक दिन मेरे माता पिता ने मेरी और मेरे पति की दावत रखी। मम्मी पापा के घर से लौटकर जब मैं और धीरज घर में दाखिल हुए, तभी मेरी जेठानी की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। वह किसी लड़की से बातें कर रही थी। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसीलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाई थी। वह कह रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ज्योति को अपने रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी मैं धीरज से करवा दूंगी। मैं उसे दवा दे रही हूँ, उसे इसके घर में बच्चे नहीं होंगे और बहुत जल्दी धीरज ज्योति को छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारा ड्रामा सबसे अच्छा था। कैसे तुमने ज्योति को बेवकूफ़ बना दिया और ज्योति यह समझने लगी
कि वह औरत धीरज की पत्नी है और वह बच्चा धीरज का है, जबकि वह तो तुम ही थी। यह कहकर वह दोनों ताली मारकर हंसने लगी। मैंने धीरज को देखा। धीरज खामोश नज़रों से मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मैं खुश थी। भगवान का शुक्र है कि जेठानी का असली चेहरा धीरज के सामने आ गया। जब हम अंदर हॉल में गए, मैं देखना चाहती थी कि मेरी जेठानी धीरज के साथ किस लड़की की शादी करवा रही थी, और उस लड़की पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। वह तो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली सोनिया थी, जो इससे पहले मेरे मंगेतर को फंसा चुकी थी और अब मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते खराब करने आ गई थी। जब मेरी जेठानी ने देखा कि धीरज को सारी हकीकत पता चल चुकी है, तो वह हड़बड़ा गई थी और नज़रें चुराने लगी थी। धीरज तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मैंने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, अब कुछ भी छुपाने से फ़ायदा नहीं है। सारी सच्चाई अब खुल चुकी है। आखिर सोनिया तुम तक कैसे पहुंची? सोनिया का और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब मेरी जेठानी ने बताया कि सोनिया उनके एक दोस्त की बेटी है। सोनिया तुमसे नफ़रत करती है और तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटा देना चाहती है, क्योंकि तुमने सोनिया की ज़िंदगी में अंधेरा भर दिया है। मैं हैरान से कभी सोनिया को तो कभी अपनी जेठानी को देख रही थी। मैंने कहा कि मैंने तो सोनिया के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तब दिया ने बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। रोहित भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे ही तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसकी मोहब्बत मुझसे कम होने लगी थी और वह तुम्हारा दीवाना बन बैठा था। एक दिन मेरी और उसकी इसी बात पर लड़ाई हो गई थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वह ज्योति से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, और वह उस दिन तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ उसी दिन रूठ गई थी जब रोहित इस दुनिया से गया था। मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हर खुशी को मिटाकर रहूँगी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे मंगेतर को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम्हारी शादी उससे तुड़वा दी। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम और धीरज एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और तुमने शादी भी कर ली है, तो मेरे अंदर नफ़रत की आग फिर से भड़क उठी थी। बाद में मुझे पता चला कि धीरज की भाभी मेरी मम्मी की सहेली है, और फिर मैं तुम्हारी जेठानी के जरिए तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तुम्हारी जेठानी भी तुमसे नफ़रत करती है और तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए वह मेरे प्लान में बहुत ही खुशी से शामिल हो गई थी। धीरज ने नफ़रत भरी निगाहें अपनी भाभी पर डाली थी और भाभी से कहा, मैंने तो आपको माँ का दर्जा दिया था और आपने मेरे ही खुशियों को आग लगाने के बारे में सोचा। आप जानते हैं ना कि मैं ज्योति से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और आप मुझे और ज्योति को अलग करना चाहती थी। मेरे पति ने फिर कोई भी बात नहीं की और कमरे में चले गए। बाद में मेरे पति ने मुझे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। मैंने उसे अपनी सारी रिपोर्ट के बारे में बताया। उसने कहा कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं कहने लगी कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पहले भी तो मेरी रिपोर्ट्स के बारे में मुझे झूठा ठहरा चुके थे। और फिर अगले ही दिन धीरज ने वह घर छोड़ दिया और मुझे लेकर अलग घर में रहने आ गए। और फिर 1 साल के बाद ही मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी। भगवान ने हमारे परिवार को पूरा कर दिया था, और
आज मैं खुशी खुशी धीरज के साथ और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हमारी इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।